हेलो एवरीवन। आज हम डे 10 एंड डे 11 के जो क्वेश्चंस हैं उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। इन वेक ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस हाउ द टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक दूसरे मतलब कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कैसे सप्लीमेंट्री हैं, दिस फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा है, जो कि ऐसा नहीं करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, सपोर्ट कैसे कर रहे हैं अपना जो भी, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। तो दोनों ही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन की बात करते हैं, वेलफेयरिज्म को सपोर्ट करने की बात करते हैं। आपको इसमें ये दिखाना है कि दोनों ही हमारे कंट्री के वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं। मतलब ऐसे आपको एग्जांपल्स देना था, जुडिशियल केसेस देना था इसमें। इसका स्ट्रक्चर आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की बात हो रही है तो आपको दोनों को ही लिखना है। फंडामेंटल राइट्स ऐसे आप लिख सकते हैं, विच इज़ मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स which is mentioned in part 4th of the constitution promote political democracy and social and economic democracy respectively। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास और कोई इंट्रोडक्शन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप डिबेट लिखेंगे, छोटा सा डिबेट इन द सेंस क्वेश्चन आपको डिबेट के ऊपर या फिर टसल के ऊपर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो आपको छोटा सा यहाँ पे जुडिशियल केस लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से केस में, कुछ केसेस में फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम बताया है, किसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सुप्रीम बताया है, फिर गवर्नमेंट 24th एंड 25th अमेंडमेंट लेकर आती है। तो इन शॉर्ट आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। So the debate about supremacy is as old as the constitution itself। जब से constitution आया है, that is 1950। Then the legal justifiability of fundamental rights on one hand and the moral obligation of the government to implement directive principles on the other hand was the reason of conflict। So आप क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आप लिखने जा रहे हैं तो आप ऐसा लिंकिंग स्टेटमेंट डालेंगे तो सही रहेगा। तो एक तरीके का ये लिंकिंग पैरा है जहाँ पे आप ये शो कर रहे हैं कि आगे आपका क्या आने वाला है। आप यहाँ पे दिखाने वाले हैं रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रीजन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो आप ये दिखाएंगे कि ये जो डिबेट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इज़ एज ओल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। एंड क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सिबल है, वो जस्टिफाइबल है, सो डायरेक्ट दिस लीगल जस्टिफाइबिलिटी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स एंड दिस मॉरल ऑब्लिगेशन, बिकॉज ये इन्फोर्सिबल नहीं है बट इट्स द मॉरल ऑब्लिगेशन of the government to implement these principles। So these two means these are the reason of conflict, और ये तब से ही है इनके बीच में। Now it started with the government's move to implement land reform। So जब ये 1950 में आया था, उसके बाद जब फर्स्ट अमेंडमेंट कर रहे थे to implement the land reforms, तब से ही ये जो टसल है इनके बीच में स्टार्ट हुआ है। So right to property जो फंडामेंटल राइट था उसको अमेंड करने का कोशिश किया गया था। तो उस टाइम आता है हमारा पहला केस, चंपकम दोराई राजन केस। आप यहाँ पे इस केस को बताएंगे। ये जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीम है इन कंपैरिजन टू दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही थी हम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड कर रहे हैं। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये आपको शॉर्ट में लिखना है, आप ऐसे फ्लो चार्ट में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये आंसर नहीं है, आपका जो आंसर आने वाला है वो नेक्स्ट पेज में है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट में ये बता सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इसमें फंडामेंटल राइट को सुप्रीम बताया था और ये भी बोला था कि इट कैन बी अमेंडेड। फिर गया गोलकनाथ केस, जहाँ पे बोला फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, दे कांट बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देन गवर्नमेंट लेकर आई 25th अमेंडमेंट एक्ट, देन फर्दर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला कि अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो अगर किसी सोशलिस्ट प्रिंसिपल को प्रमोट करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल 39 अगर सामने आ रहा है 39 BNC, तो वो आर्टिकल 14 और 19 को अमेंड कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है, और वो इनके वायलेशन नहीं कहलाएंगे अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करें। सो इट विल नॉट वायलेट दिस 14, 19 एंड 31 मीन्स दिस फंडामेंटल राइट्स। देन उसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस। ये आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने टसल यहाँ पे शो कर दिया। मिनर्वा मिल्स केस में बोला था कि दोनों को हार्मनी में रहना चाहिए, एंड ये भी बोला था दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आप इसे कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको दिखाना है यहाँ पे हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ केसेस लिखे हैं, बाकी आप लिख सकते हैं।
Supreme Court has always strived to strike a balance between the fundamental rights and the directive principles. अब आपका ये एक लिंकिंग पैरा हो गया क्योंकि आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करने जा रहे हैं. या तो आप हेडिंग ऊपर भी दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड दिस फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद ही आप स्टेटमेंट यहाँ से शुरू कर सकते हैं दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ and these both are the conscience of the constitution. Then आप ये complementary nature को show करने के लिए different judicial cases देंगे like this Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, जहाँ पे बोला गया था कि दोनों को equal standing देनी चाहिए. Then this Ashok Kumar Thakur versus Union of India case, जहाँ पे बोला कि एक पॉलिटिकल राइट मेंटेन कर रहा है, एक सोशल इकोनॉमिक राइट्स मेंटेन कर रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करना इज़ नॉट ईजी एंड इट्स नॉट गुड. दोनों ही राइट्स को प्रमोट कर रहे हैं. देन आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस राइट टू लाइफ, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, और वहीं पे राइट टू लाइफ तो ये भी है टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, टू लिव इन अ क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट. सो वो हो गया आर्टिकल 48 है जो कि एक DPSP है. सो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अगर कोई लॉ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आता है तो वो राइट टू लाइफ को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो इसके वॉयलेटिव नहीं है. ऐसे करके आपको इसमें एग्जाम्पल्स शो करने हैं. देन आप केरला एजुकेशन बिल डाल सकते हैं. देन दिस गोलकनाथ केस का जजमेंट जो भी है दैट इट्स एन इंटीग्रेटेड स्कीम, केशनंदा भारती. देन फिर एक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल्स आप जितने चाहे दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस आर्टिकल 40 जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि इक्वालिटी प्रमोट करता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप कोई 39B या 39C में कोई वेलफेयर मैकेनिज्म लेकर आते हैं, सो इट्स नॉट वॉयलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14, रादर इट इज स्ट्रेंथनिंग दिस राइट टू इक्वालिटी, इट्स फंडामेंटल राइट. सो एक तरीके से ये उसको कॉम्प्लीमेंट ही कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, रादर देन वॉयलेटिंग द फंडामेंटल राइट. सो आप यहाँ पे दिस हारमोनियस रिलेशन बिटवीन बोथ एक और केस डाल सकते हैं, दिस केरला वर्सेज NM थॉमस केस. और उसके बाद आपने जब यहाँ पे शो कर दिया कि ये दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, यही तो पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, देन आप कंक्लूजन में दे सकते हैं मिनर्वा मिल्स केस दे सकते हैं, या फिर द हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज दिस DPSP इज इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप वही these both are the wheels of the same chariot, ऐसे करके आप कंक्लूजन और कंक्लूड कर सकते हैं इसमें. सो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. मतलब जो आपका पूछा गया था को रिलेशन, उसको आप ज़्यादा लिखेंगे. इसको मैंने ये शॉर्ट में आपको बस हिंट्स दिए हैं आपको क्या क्या लिखना है इसके अंदर. आप चाहे तो इसको कितना भी, मतलब आप शॉर्ट में मैंने आपको बताया यहाँ पे. देन दिस Day 11 क्वेश्चन, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21 सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आपको आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस करना है कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ, कैसे इवॉल्व हुआ है. राइट टू लाइफ में क्या क्या इंटरप्रिटेशंस आए हैं, डिफरेंट जुडिशियल केसेस. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताना है आर्टिकल 21 है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बताना है राइट टू लाइफ. आपको इंट्रोडक्शन में इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखने हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस आर्टिकल 21 इज. तब आप बॉडी पार्ट में जाएंगे तो बॉडी पार्ट में आपका पूरा ये डील करेगा एवोल्यूशन ऑफ दिस आर्टिकल 21, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इसको, मतलब आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपैंडेड दिस राइट टू लाइफ थ्रू अ लिबरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21. आप केसेस बताएंगे, एक गोपालन केस जहाँ पे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, देन हाउ इट मूव टू दिस मेनका गांधी केस वेयर इट हैज गिवन दिस वाइडर इंटरप्रिटेशन. देन यू विल रेफर द वेरियस जुडिशियल केसेस लाइक Shreyas Singhal case, KS Puttaswamy case, this right to privacy, NAS Foundation, then this right to die, right to internet, right to be forgotten, ये लेटेस्ट है, ये भी आपको बताना है. मतलब ये सारे आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशंस है. राइट टू लिवलीहुड, राइट टू शेल्टर, आप लोगों ने काफ़ी सारे जुडिशियल केसेस मेंशन करे हैं इससे रिलेटेड, हाउ इट हैज़ इवॉल्व विद टाइम एंड क्या क्या इंटरप्रिटेशंस आए हैं, वो सब सही है, आपको वो सब मेंशन करना था इसमें. देन कंक्लूजन में आप लिखेंगे हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन जस्टिस टू इट्स रोल एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. लाइक ये सारे जो आए हैं प्रोविजंस और जितने भी इंटरप्रिटेशंस आए हैं, पहले तो सिर्फ राइट टू लाइफ था, अब हम राइट टू इंटरनेट को भी राइट टू लाइफ, राइट टू डाई को भी, राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी राइट टू लाइफ, राइट टू इंटरनेट, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है. तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट ही कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है. यहाँ पे आपको एक इसके रिगार्डिंग कंक्लूजन देना है. एंड उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हैं लाइक विद दिस वी कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट विच इज अडॉप्टिंग और अडेप्टिंग इटसेल्फ विद टाइम.
तो आप इसमें लिख सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको इसमें इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 21 की बात करनी है, देन एवोल्यूशन में इतने सारे जुडिशियल केसेस, जितना आप इसमें कंटेंट दे सकते हैं, जितना आपको याद रह सकता है आप वो सब लिखेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे एंड देन उसके बाद कंक्लूजन देंगे। सो थैंक यू।